आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पेटेंट एक्ट बाय योर सीनियर क्लासमेट। इसमें मैंने बेसिक क्लियर किया है इस वीडियो में, मतलब पेटेंट क्या होता है, किस लिए है, क्या नेचर है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, किस लिए लाए हैं, किन 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 के लिए मिलता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है पेटेंट को लेकर तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप इसके बाद की वीडियोस देख सकते हैं पेटेंट एक्ट समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेटेंट समझने से पहले हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, टेंजिबल प्रॉपर्टी और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जिनका एक फिजिकल फॉर्म होता है, मतलब जिन्हें छुआ जा सकता है या फील किया जा सकता है। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, जिसे सिर्फ आप देख सकते हो और समझ सकते हो। टेंजिबल प्रॉपर्टी में मूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिन प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, जैसे कि कार हो गई, फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी हो गई, ऐसी चीजें। और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग्स हो गए, मार्क स्टोर हो गया। ठीक है, ऐसी चीजें। अब हमारे लिए जरूरी है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, मगर वो सिर्फ एक आइडिया होते हैं या फिर एक डिजाइन होता है या फिर नाम होता है। इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, मतलब इन छू नहीं सकते फिजिकली। फिजिकल फॉर्म का सेंस कि फिजिकली नहीं छू सकते। जैसे कि एक बुक है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है। कि एक बुक है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मगर उसके अंदर जो राइटर ने कंटेंट लिखा है, जो आइडिया उसने दिया है या फिर जो कॉन्सेप्ट उसने समझाया है, जो ड्राइंग की है, ड्राइंग है इसमें, या फिर डायग्राम्स हैं, ये सब चीजें जो हैं इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का पार्ट होती हैं। ठीक है। जो उसकी बुक है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो टेंजिबल प्रॉपर्टी है, मगर जो उसका कंटेंट है, जो हम लोग कंटेंट होता है उसका, वो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी का पार्ट होता है। और हमें हमेशा पेटेंट राइट कंटेंट पे मिलता है, किसी चीज मतलब बुक का जो कंटेंट है उससे मिलता है, ना कि बुक पे मिलता है। ठीक है। क्योंकि जैसे कि अगर मान लो कि तुमने कोई बुक देखी, एक बुक है सिर्फ, ठीक है, वो तुमने ले ली, तो वो तो मूवेबल प्रॉपर्टी में आ गया कि उसमें तो फिर मूवेबल वाले एक्ट लगेंगे। मगर आपने उसकी ये बुक ली नहीं है, मगर उसका जो कंटेंट था आपने वो कॉपी कर लिया, तो उस पर उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लगेगा। मतलब अगर आपने बुक ले ली तब तो आपके ऊपर प्रॉपर्टी राइट के केसेस बनेंगे। मगर आपने उसका सिर्फ बुक नहीं ली, बुक उसी के पास है, मगर आपने कॉपी, उसका जो कंटेंट था वो कॉपी कर लिया है, तब लगता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाम के नाम से ही क्लियर होता है, जो इंटेलेक्ट से पैदा हो, जो आपके दिमाग से पैदा हो, क्रिएटिविटी से पैदा हो, आपकी स्किल पर हो, जिसमें आपने, मतलब जिसमें आपने कुछ नया कुछ प्रस्तुत किया हो, मतलब कुछ नया बना दिया हो किसी चीज को। ऐसी चीजें इंटेलेक्ट मतलब माइंड से क्रिएट होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर भी चार लॉज होते हैं, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल और ट्रेडमार्क। ये एक आर्टिकल भी मिल सकते हैं, मतलब एक आर्टिकल का पेटेंट भी हो सकता है, उसका कॉपीराइट भी हो सकता है किसी चीज़ का, और उसके डिज़ाइन को भी आप करा सकते हो और ट्रेडमार्क भी करा सकते हो उसी चीज़ का। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग जब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो हम किसी चीज़ के इंटेंजिबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मतलब कंटेंट की। ठीक है। जैसे कि गाने हैं, मतलब मूवी है, तो मूवी की जो रील है या सीडी है वो प्रॉपर्टी है, वो तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। मगर जो उस मूवी के जो मूवी है प्रॉपर, अगर मैं सीडी में भी कॉपी कर रहा हूँ तब भी वो मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ही आएगा। चाहे तुमने सीडी नहीं ली मगर उसको कॉपी करके डीवीडी, मतलब कॉपी करके पेन ड्राइव में या इंटरनेट में बेच रहे हो, तब भी वो कॉपीराइट का पार्ट हो जाएगा। समझे कि अगर सीडी तुमने नहीं भी ली, जो उसकी मेन रील थी वो तुमने नहीं ली, मगर जो उसका कंटेंट कॉपी करके बेच रहे हो तब भी वो कॉपीराइट में आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग हमेशा जब भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हम लोग कंटेंट की बात करते हैं, ना कि किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की। ठीक है। नेचर एंड मीनिंग्स ऑफ पेटेंट। पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल का मतलब होगा इंडस्ट्री में जो मेड किया जा सके या कोई इंडस्ट्रियल यूज हो उसका। पेटेंट इज अ राइट
ग्रांटेड टू अ पर्सन। पेटेंट क्या है? एक राइट है जो कि पर्सन को मिलता है। किसको मिलता है? पर्सन को। पर्सन इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, या पीएसयू भी हो सकता है, या कोई कंपनी, ठीक है, कुछ भी, जिनको मतलब किसी को भी मिल सकता है जिन्होंने उसको इन्वेंट किया, हु हैज इन्वेंटेड अ न्यू एंड यूजफुल, जो कि नई भी होनी चाहिए, नए के साथ साथ यूजफुल भी होनी चाहिए। मान लो कि तुमने कोई नई चीज़ बनाई मगर वो यूजफुल ही नहीं है तो उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। अगर वो किसका उसका कोई यूज ही नहीं है तो उस ऐसी चीज़ों के ऊपर पेटेंट नहीं मिलता, चाहे वो नई क्यों ना हो। और इम्प्रूवमेंट ऑफ एन एक्सिस्टिंग आर्टिकल, या फिर कोई आर्टिकल जो एक्सिस्ट कर रहा हो, पब्लिक के नॉलेज में हो, उसका कोई एडवांस फॉर्म हो। जैसे कि अगर आके तुमने डॉटेड प्रिंटर थे या व्हीलर प्रिंटर थे, अब तुमने इंकजेट प्रिंटर बना दिया, ठीक है, तो अब उसका तुम पेटेंट करा सकते हो। अब ऐसा तो था नहीं कि पहले प्रिंटर नहीं थे, मगर प्रिंटेड का एक एडवांस फॉर्म नहीं था जो तुमने बनाया है, उस चीज़ का प्रिंटेड उस चीज़ पे प्रिंटेड पेटेंट मिल जाएगा। आ न्यू प्रोसेस ऑफ मेकिंग आर्टिकल, मतलब आर्टिकल अभी भी वही है। अगर इंकजेट प्रिंटर बना रहे हो तो इंकजेट प्रिंटर ही है, मगर उसको बनाने में तुम्हारा टाइम कम लग रहा है। न्यू प्रोसेस का मतलब हमेशा यही होगा कि उसको बनाने का टाइम कम लग रहा है, या फिर वेस्टेज कम हो रहा है, इकोनॉमिकल ही वो बहुत कम पैसे में बन जा रहा है, या बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, ऐसी चीज़ है, ठीक है। बेसिकली इस कंसिस्ट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्युफैक्चर। ये क्या है? एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्युफैक्चर द न्यू आर्टिकल। एक्सक्लूसिव राइट होता है मैन्युफैक्चर को, जो उनको बनाता है। इन्वेंटेड और मैन्युफैक्चर में आर्टिकल अकॉर्डिंग होता है इन्वेंटेड प्रोसेस फॉर अ लिमिटेड पीरियड। मान लो कि कोई चीज़ तुमने बनाई, ठीक है, जैसे कि तुमने कोरोना की दवा बना दी और तुमने उसका पेटेंट ले लिया। तो पेटेंट जो है आपको मिलता है सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। मतलब कुछ हर केसेस में अलग होता है। मान लेते हैं कि उस दवाई पे हमें 15 साल का मिला, तो 15 साल तक हम मेरे पास ही एक्सक्लूसिव राइट होगा उसको मैन्युफैक्चर करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, सेल करने का, या फिर किसी और को लाइसेंस देने का कि तुम बना सकते हो। जो भी होगा वो मेरे पास राइट होगा, मेरे ऊपर पूरा कंट्रोल होगा उस चीज़ को लेकर, उस आर्टिकल को लेकर, उस दवा को लेकर, ठीक है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, मतलब जैसे कि 15 साल का टाइम था हमारे पास पेटेंट में, अब वो 15 साल खत्म हो गया, तो अब कोई और भी द इन्वेंटर कैन पुट टू यूज बाय एनी पर्सन अदर देन द वन हु हैज whom a patent has been granted। मगर अगर एक बार पेटेंट का 15 साल खत्म हो गया तो कोई और भी है तो वो सेम आर्टिकल बना सकता है बाय यूजिंग सेम प्रोसेस, ठीक है। सब कुछ सेम यूज करके भी वो दवा बना सकता है। एक बार पेटेंट का टाइम खत्म हो गया उसके बाद ही बना सकता है। मगर जब तक अगर पेटेंट का टाइम है, जैसे 15 साल है, तो 15 साल तक वही बनाएगा जिसको वो राइट मिला है। पर्सन टू whom अ पेटेंट इज started इज कॉल्ड पेटेंटी। पेटेंटी किसको कहते हैं? जिस जिस पर्सन को पेटेंट बनाने का राइट ग्रांट होता है। अ पर्सन टू whom अ पेटेंट इज granted, ठीक है। इट इज अ ग्रांट ऑफ सम प्रिविलेज, प्रॉपर्टी और अथॉरिटी मेड बाय गवर्नमेंट और द sovereign ऑफ कंट्री। मान लो कि तुमने कोई यूजफुल आर्टिकल बनाया, अब तुम ये नहीं कह सकते ना दूसरों की भाई मैंने बना लिया अब तुम मत बनाना ऐसा। लोग तो इतने अच्छे हैं नहीं, तो उनको सुपरवाइज करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो मतलब गवर्नमेंट है, ये जो राइट देता कौन है? तो वो ये राइट देता है गवर्नमेंट, ठीक है। कि अगर तुमने कोई नई चीज बनाई है तो उसको बनाने का हक भी सिर्फ तुम्हें होगा। ये राइट कौन देता है? बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट और द sovereign ऑफ द कंट्री। इन अदर वर्ड इट मीन्स अ गवर्नमेंट अथॉरिटी और लाइसेंस conferring a right or title for a set period, specify the sole right to exclude others from making, using and selling uh, an invention। अब अगर तुम किसी को एक्सक्लूसिव राइट दे रहे हो तो मतलब दूसरे का राइट भी तो छीन रहे हो कि अब कोई और उसको नहीं कर सकता। सोल राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, मतलब अगर गवर्नमेंट किसी एक को एक्सक्लूसिव राइट देती है उस चीज़ को बनाने का जो जिसने उस चीज़ को इन्वेंट किया होता है, तो दूसरों से वो राइट छीन भी लेती है कि उसको अब वो नहीं, दूसरे कोई ना बना सकते हैं, ना यूज कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, ठीक है। पेटेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2M में। पेटेंट फॉर इन्वेंशन ग्रांटेड। पेटेंट वो चीज होती है जिस मतलब जिस इन्वेंशन पर पेटेंट मिला हो वो सारी चीजें पेटेंट है। ऑब्जेक्ट क्या है पेटेंट लॉ को लाने का, मतलब मकसद क्या है? पेटेंट लॉ इज टू एनकरेज एंड डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड इन्वेंशन हैज एक्सक्लूसिव राइट टू कीप इट सीक्रेट
Secretly, he may disclose the new invention only if he rewarded. Patent is granted for a statutory period, and after the expiry of the monopoly, other can use the invention for improve upon it. ठीक है, अब समझो पेटेंट किस लिए लाया गया, ताकि इनकरेज किया जा सके नई टेक्नोलॉजीज को या नई इंडस्ट्री को। अब कोई नया आर्टिकल आता है तो उससे उसे टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट होता है और नई तरह की इंडस्ट्री भी पैदा होती है। ठीक है, और ये एक्सक्लूसिव राइट है। मान लो कि अगर तुम्हें 15 साल के लिए इशू हुआ है तो तुम ही उसको सेल भी करोगे, उससे जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी मॉनेटरी उसका गेन होगा, वो सब तुम कमाओगे। ठीक है, और उसके बाद जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो कोई और उसको बेटरमेंट के लिए भी यूज कर सकता है, मतलब उससे कुछ एडवांस कर लिया। फिर अगर मान लो दवा बना दी, 15 साल तक की कोई और कंट्री नहीं बना सकती, जैसे कि अमेरिका ने कोई दवा बना दी, 15 साल तक सिर्फ वही बनाएगी। 15 साल खत्म होने के बाद जिन जिन भी कंट्रीज को जरूरत थी उस दवाई की, अब वो बिना पेटेंट के भी, मतलब बिना उस जो अमेरिका की परमिशन के भी बना सकते हैं, पेटेंट खत्म हो जाने के बाद। ठीक है, और इसमें अब इसमें ये आता है दैट इज एनकरेज रिसर्च एंड इन्वेंशन। ये क्या करेगा, एनकरेज करेगा ताकि लोग नई चीजों को लेकर रिसर्च करें और उनका इन्वेंशन करें। इंड्यूस एंड इन्वेस्टर टू डिस्क्लोज दिस डिस्कवरी इंस्टेंट ऑफ कीपिंग इट एज अ ट्रेड सीक्रेट। अब जब आप पेटेंट कराते हो तो आपको अपने आर्टिकल की डिटेल भी देनी पड़ती है कि कौन सा रिसोर्स यूज किया है आपने। ठीक है, क्या क्या है, कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं होना चाहिए जो दूसरे के लिए हार्मफुल हो। It is offer a reward for expense of developing invention to stage at which they are commercially practicable। मतलब जो भी उनका मतलब कि किसी ने बल्ब बनाया 4 साल तक की, और उसने इन्वेंशन में जो उसका लेबर लगा, उसके एक्सपेंसेस लगे, उसका बहुत मतलब लेबर लगता है, दिमाग लगता है, साल लगते हैं, पैसे लगते हैं 4 साल तक। उन सबको भी 15 साल तक जब आपका मॉनिटरी मोनोपोली होगा उस प्रोडक्ट को लेकर उस टाइम पीरियड के लिए, तो आपको फायदा ही होगा ना। 15 साल तक जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो आपका ही होगा। इट इज इंड्यूस टू इन्वेस्टर्स कैपिटल इन न्यू लाइफ प्रोडक्ट विच माइट नॉट बी अपीयर प्रॉफिटेबल इफ मैनी कॉम्पिटिटिंग प्रोड्यूस एम्बार्क ऑन देम सिमिलटेनियसली। अब देखो, जैसे कि तुमने कोई बल्ब बनाया, तुमने बल्ब बनाया 4 साल में, अब किसी ने 4 दिन में उसको कॉपी कर लिया। अब जब तुम इन्वेस्टर के पास लेने जाओगे तो इन्वेस्टर किसको पैसा जल्द देगा, तुम्हें या दूसरे को। अब तुमने जो बल्ब बनाया, तुमने 4 साल तक उसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी तो की होगी, दिमाग लगाया, लेबर लगाया, तो बहुत मटेरियल यूज हुआ होगा, कितनी बार फेल हुए होगे, उसका भी पैसा है। मतलब आपका जो इनपुट है वो तो अमाउंट ज्यादा है ना, तो आप वो कवर करने के लिए आपका जो प्रोडक्ट का आर्टिकल का प्राइस होगा वो ज्यादा होगा, बजाय उसके जिसने कॉपी किया है उससे। उसने सेम कॉन्सेप्ट समझा, 2 दिन में बना दिया, वो तो कम में भी बेच सकता है अब। और उसका तो वैसे ही प्रॉफिट है, वो जितना उससे कमा पाए उसके लिए तो प्रॉफिट ही है, वो चाहे जितने कम में बेचे। ठीक है, उसको सिर्फ रॉ मटेरियल का प्राइस निकालना है, ना कि लेबर का निकालना जो 4 साल तक तुमने यूज किया। और कम इन्वेस्टर के पास, किसको इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टर, जो उसको कम में दे रहा हो ना, जिसने कॉपी किया हो, जो कम में बेच रहा है, मतलब जो वो कम पैसे भी लेगा और उसको प्रॉफिट भी कमा के देगा ज्यादा। कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिट। इसीलिए मतलब प्रोडक्ट किया जा सकता है कि तुम ही सिर्फ क्या कहते हैं, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए तुम ही सिर्फ बेचो। अगर तुम ही एक अकेले बेचोगे तो इन्वेस्टर को सिर्फ तुम पे ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चर वुड नॉट प्रिपेयर, और तुम्हें भी इजी होगा कि मैंने जो भी इन्वेस्टर हो तुम्हें ही क्योंकि सिर्फ एक तुम्हारे पास ही राइट है, तुम चाहे जिससे ही पैसे ले सकते हो। नई नई चीज़ों को पैसे जल्दी मिलते हैं अगर उनका इकोनॉमिकल गेन ज़्यादा हो। अगर उसका कोई कंपटीशन नहीं है तो तुम बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी मोनोपोली हो सकती हो, प्रॉफिट भी होता है। मैन्युफैक्चर वुड नॉट प्रिपेयर। और मान लो मैन्युफैक्चर वुड नॉट प्रिपेयर टू डेवलप एंड प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट मशीनरी इफ अदर कुड नॉट गेट अ रिजल्ट ऑफ देयर वर्क इम्प्योरिटी। अब मान लो कि कोई बंदा अगर आसानी से तुम्हारी चीजें कॉपी कर लेता है और कोई राइट ही नहीं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कोई राइट नहीं है इंफ्रिजमेंट और कॉपीराइट रोकने के लिए, तो फिर कोई बंदा नया चीज बनाएगा ही क्यों, जब उसको पता है कि बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा और अगर मैंने बना भी लिया तो मुझे कोई इतना प्रॉफिट नहीं होने वाला जितना कॉपी करने वाले को हुआ। तो कोई बंदा इंकरेज ही, मतलब कोई बंदा बनाएगा ही क्यों, सिंपल सी बात है। इसीलिए पेटेंट लॉ लाया गया। चलिए यहाँ से बेयर एक्ट से पूरा पेटेंट पढ़ते हैं अब कि बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है। पेटेंट का साल है 1970। ये 39th एक्ट था उस साल का, 1970 का ये 39 एक्ट था। इसकी इन्फोर्समेंट इन 96 नवंबर 1970 है।
इसमें टोटल 23 चैप्टर हैं, 163 सेक्शन है। ठीक है। इसका पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी के बारे में बात करता है, जिसमें शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट है और कमेंसमेंट है। इस एक्ट का नाम पेटेंट एक्ट है। एक्सटेंट मतलब ये पूरे होल इंडिया पे एक्सटेंड करता है, मतलब इसका इन्फो मतलब कि जुरिडिक्शन है ऑल इंडिया पर है। जैसे बाकियों में लिखा रहता है एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, जैसे पहले लिखा रहता था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये पूरे इंडिया पे लागू होगा। बाकी तो जैसा प्रीलिमिनरी सब में होता है वैसा ही इसमें है। एक बार आप रेट रेट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट तो सिर्फ किसी चीज़ है जो मैंने आपको बताई। सेक्शन 2 डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करता है। इसमें बहुत सारी डेफिनेशन दी गई हैं, मगर इनमें से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है या फिर जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए, बस मैं वो बताऊंगा। बाकी अगर आप पेयर एक्ट से भी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें पढ़ते हैं पहले 2 AB में, असाइनी किसे कहते हैं। इंक्लूड एन असाइनी ऑफ द असाइनी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिक्रीज असाइनी and refers to the assignee of any person, include reference to the assignee of legal representative or assignee of the person of that person। ठीक है। पहले असाइनी मोटा मोटा समझ लेते हैं कि क्या सीन है। कि मान लो कि तुमने कोई पेटेंट इन्वेंट किया, मगर अब तुम उसका कमर्शियल यूज नहीं करना चाहते। ठीक है, या फिर तुमने किसी और के लिए किया था, अब तुम उसको मतलब किसी और को देना चाहते हो पेटेंट। तो तुम अपना पेटेंट जो किसी और को दे सकते हो, उसको क्या कहेंगे। तो जिसको मिलेगा उसको असाइनी कहा जाएगा। उस और जो देता है उसको असाइनर कहते हैं। वो रियल ओनर होता है एक हिसाब से। पेटेंट का रियल ओनर वही होता है। ट्रू इन्वेंटर, रियल ओनर। ठीक है। पेटेंटी वही होता है। तो अगर तुम पेटेंटी हो किसी के और तुम अपना पेटेंट किसी और को दे रहे हो, तो उसको असाइन वो जिसको मिलेगा वो असाइन हो जाएगा। अब असाइनी ऑफ द असाइन का क्या मतलब, मान लो तुमने किसी कंपनी को दिया। ठीक है, अब कंपनी कंपनी ने अपनी सब कंपनी या फिर किसी पर्सन को असाइन कर दिया, तो वो असाइनी ऑफ द असाइनी फिर असाइनी कहलाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिक्रीज असाइनी। इसमें बताया कि असाइनी कौन कौन मिले। असाइनी मतलब उस कंपनी का जो जिसको असाइन उस कंपनी जो असाइनी थी पहले से ही, उसने किसी और को असाइन किया, तो वो असाइनी ऑफ द असाइनी भी असाइनी होगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिक्रीज असाइनी मतलब अगर वो कंपनी मर भी गई या फिर कोई बंदा जिसको असाइन हुआ तो वो मर गया, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी असाइनी कराएंगे। ठीक है। एंड रिफर्स होता है असाइनी ऑफ द एनी पर्सन इंक्लूड रेफरेंस होता है असाइनी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव असाइनी, या फिर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी ऑफ दैट पर्सन किसी और को असाइन करते हैं। ठीक है, उनको किसी और को रिफर करते हैं या असाइन करते हैं। ठीक है, वो सब भी असाइनी ही कराएंगे। दूसरा है 2J में इन्वेंशन के बारे में बात की गई है। इन्वेंशन क्या होंगे, मीन्स क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्व एंड इन्वेंटिव स्टेप केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। नया प्रोडक्ट या ऐसा कोई प्रोसेस जो जिसमें इन्वेंटिव स्टेप लगा हो और केपेबल हो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। अब इसमें इन्वेंटिव स्टेप के खाली डिफरेंट है, बाकी तो आप समझ सकते हो। इन्वेंटिव स्टेप जो है 2JA में डिफाइन किया गया है अलग से। मीन्स अ फीचर ऑफ इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व टेक्निकल एडवांसमेंट। ठीक है, एडवांस एज कम्पेयर टू द एक्सिस्टिंग नॉलेज। ऐसा कोई भी फीचर ऑफ इन्वेंशन जिसमें टेक्निकल एडवांस हुआ हो। टेक्निकल एडवांस मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने उसका सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर बदल दिया तो वो अब कुछ नया नहीं हो गया। मान लो तुमने किसी ने लैपटॉप बना दिया, उसने चौकोर बनाया, तुमने स्क्वायर बना दिया, उसमें कोई टेक्निकल एडवांसमेंट थोड़ी है। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ बॉडी बदली है तो वो कोई टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं है। ठीक है, या फिर टू द एक्सिस्टिंग नॉलेज और हैविंग, या फिर टेक्निकल एडवांसमेंट ये भी सोच सकते हैं कि उसमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, या उसका कोई फीचर पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाए, या फिर वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, मतलब कि वो कम पैसों में बन रहा हो, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब जो उसका जो बेसिक जिसके लिए पेटेंट मिला था, वो जो सब्जेक्ट मैटर या बेसिक फीचर था वो पहले से ज़्यादा बेटर काम करने लगता है। मतलब कि एक फ़ोन है, उसका तुम पहले 2GB था, अब तुम उसमें 20GB की रैम है, तो ये भी टेक्निकल एडवांसमेंट है। या कैमरा पहले 2 MB ओ एम बी ओ सॉरी MP का होता है या MP का होता है ना, मेगापिक्सल, अब वो 20 का हो गया। ये भी टेक्निकल एडवांसमेंट है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और बोथ दैट मेक इन्वेंशन नॉट ऑब्वियस टू स्किल एंड वाल। मतलब एक तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी होना चाहिए, मगर तुमने अगर इसमें टेक्निकल को यूज़ किया है तो उससे कुछ पैसे मिलने चाहिए ना। मतलब अगर उसको एडवांस करो तो उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए।
बोथ मीन मेंशन नॉट ऑब्वियसली पर्सन, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो पहले से मतलब किसी मतलब जो उस स्किल में है तो उसको लगे कि यार ये तो पहले से ही है, मतलब पता चलना चाहिए कि इसमें कुछ एडवांसमेंट हुई है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन और 2K में डिफाइन है, मीन्स अ पर्सन हु इज लॉ रिप्रेजेंट स्टेट और डिक्रीज पर्सन। इसका क्या मतलब, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसा कोई जो डिक्रीज पर्सन की स्टेट मतलब उसके राइट प्रॉपर्टी का जो ओनर होगा वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। 2L में न्यू इन्वेंशन डिफाइन किया गया है। न्यू इन्वेंशन मीन्स एनी इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी where has not been anticipated the publication in any document or used in the country or elsewhere in the world before the date of filing of the patent application which complete specification। सिंपल ये है कि कोई भी ऐसा इन्वेंशन या टेक्नोलॉजी जो कि पहले से ही पब्लिक डोमेन में नहीं है, किसी पब्लिक मतलब किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है, किसी पब्लिक डोमेन में नहीं है, किसी कंट्री में यूज नहीं की जाती, मतलब उस कंट्री में यूज इन दैट कंट्री मतलब मतलब कि जिस कंट्री में वो पेटेंट हो रही है उस कंट्री में यूज नहीं हो रहा है, या एल्सवेयर इन द वर्ल्ड या फिर किसी भी दुनिया मतलब किसी भी दुनिया में कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा है। बिफोर द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, किस दिन से पहले, बिफोर द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन विथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ये देखो, तो पहले इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो डेट से पहले और ऊपर से उसमें कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि कंप्लीट भी होती है और पार्शियल भी होती है। पेटेंटी कैसे कहेंगे, पर्सन फॉर टाइम बीइंग एंटर द रजिस्टर एज अ गारंटी ऑफ ऑपरेटर ऑफ द पेटेंट। जब भी आप पेटेंट रजिस्टर करते हो तो रजिस्टर में आपका पेटेंटी के नाम पे के तौर पे नाम चढ़ता है। तो जिस टाइम के लिए जिसके नाम पर पेटेंट इशू होगा उसको पेटेंटी कहेंगे। एक्सक्लूसिव लाइसेंस क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, a license from a patentee। देखो लाइसेंस फ्रॉम अ पेटेंटी विच कन्फर्स ऑन द लाइसेंस, जो कि लाइसेंस पे लिखा होता है, ऑन द लाइसेंस एंड द पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम, जिसको अथॉरिटी दी गई होती है पेटेंटी के द्वारा, टू द एक्सक्लूजन ऑफ द ऑल अदर पर्सन, मतलब एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर पर्सन और इंक्लूडेड द पेटेंटी। एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंटी इन्वेंशन इंक्लूसिव शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। एक्सक्लूसिव लाइसेंस मतलब ये हो जाता है कि जैसे कि तुम पेटेंटी हो किसी चीज के, किसी आर्टिकल के, अब तुम चाहते हो कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन या मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, एक उस कंपनी को लाइसेंस दे दोगे कि तुम्हें लाइसेंस है हमारे प्रोडक्ट का या मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करने में, ठीक है। जो ये लाइसेंस है सिर्फ पेटेंटी ही देता है, ठीक है। अगर पेटेंटी ने किसी को एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे रखा है तो सिर्फ जिसको लाइसेंस मिला है तो फिर वही काम कर सकता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ वही कंपनी काम करेगी जिसको पेटेंटी की तरफ से लाइसेंस मिला है, सिंपल सी बात है। और आई थिंक कि अब तक के आप लोगों को मतलब बेसिक तो यही है, और इतना टफ भी नहीं है पेटेंट एक्ट, अगर आप थोड़ा बहुत बस दिमाग लगाते रहोगे कि क्या क्या हो सकता है तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए हों, समझ में आए हों, तो आगे के लेक्चर भी ज़रूर देखिएगा, और कम से कम 3-4 लेक्चर तो देखिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ, मतलब कैसे पढ़ाना चाहता हूँ। तुरंत ही मत करिए कि मतलब एक लेक्चर देखा और नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ किसी और से पढ़ते हैं, मतलब पढ़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर मैं कोशिश करूँगा कि आपको ठीक से पढ़ूँ। तो एक बार आगे के भी देख लीजिएगा, अगर 3-4 के बाद भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ किसी और से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको मेरा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।